प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक फूल और इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। बच्चों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। कहानी में कुछ किरदार होते हैं, एक घटनाक्रम होता है, यानी एक घटना होती है, उसके ज़रिए कहानी आगे बढ़ती है और कहानी 3 चरणों में चलती है: प्रारंभ, मध्य और अंत। तो इसी तरह से हम आज की इस कहानी को समझेंगे कि प्रारंभ में जो है जो घटनाएं हो रही हैं, फिर मध्य में कौन सी घटनाएं होती हैं और फिर कहानी अंत की तरफ कैसे जाती है। तो एक फूल कहानी सुनने के लिए आप सभी तैयार हैं? बहुत ही अच्छी कहानी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो कहानी लिखी गई थी उसका परिदृश्य क्या था, यानी उसका जो उस समय का जो तत्कालीन परिवेश था वो कैसा था। आज़ादी के आंदोलन के समय ये कहानी लिखी गई, उसी घटना को लेकर के लिखी गई है। और उस समय में हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन 2 विचारधाराओं को लेकर चल रहा था। एक विचारधारा थी गांधी जी की विचारधारा, यानी कि अहिंसात्मक आंदोलन की विचारधारा, जो कि खून खराबे में विश्वास नहीं करती थी, अहिंसात्मक रूप से अंग्रेज़ों का विरोध करने में विश्वास करती थी, सत्याग्रह की धारणा लेकर चलती थी। और दूसरी विचारधारा ये कहती थी कि नहीं, अगर अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना है, सबक सिखाना है, तो उनको उनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। और इसीलिए वो लोग जो है अंग्रेज़ों पर छुप छुप करके हमले किया करते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे और इस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां किया करते थे। तो ये जो कहानी हम आज सुनने जा रहे हैं, ये क्रांतिकारी की कहानी है और उसकी बेटी की कहानी है। क्रांतिकारी का नाम है देवकांत और उसकी बेटी का नाम है गौरी। इसके साथ ही साथ, कथानक के साथ ही साथ, हम इसके पात्रों पर भी एक बार बात कर लेते हैं। मुख्य किरदार गौरी और उसके पिता देवकांत। इसके साथ ही साथ एक देवकांत के जो मित्र हैं, इस कहानी में उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि सोमेश बाबू हैं और उनकी पत्नी माया और उनकी पुत्री राधा। इस प्रकार से ये कुछ और पात्र हैं जो इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बापू भी एक किरदार है जो यहाँ पर इस कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान पर आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी की शुरुआत होती है काशी से। काशी में देवकांत रहते हैं और उनकी पुत्री गौरी रहती है। गौरी क्योंकि बहुत चुप चुप सी और उदास सी रहती थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, उसके उसके परिवार में भी कोई नहीं था, और चूँकि देवकांत क्रांतिकारी था तो वो अधिकतर समय घर के बाहर रहा करता था, इसलिए गौरी बड़ी उदास रहा करती थी। जब देवकांत के पीछे वहाँ की पुलिस पड़ जाती है तो छुपने के लिए देवकांत काशी छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वो जाए कहाँ। तो उसे याद आता है कि उसका एक मित्र, एक सहपाठी जो बचपन में उसके साथ पढ़ा करता था, सोमेश, अमृतसर में रहता है और वहाँ का एक मशहूर वकील है। तो वो अमृतसर चला जाता है अपने दोस्त के पास और अपने इतने पुराने मित्र को देख कर के सोमेश बहुत खुश होता है, बहुत अच्छे से देवकांत का स्वागत करता है। उसकी पत्नी माया भी बड़ी खुश होती है और राधा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे अब एक दोस्त, एक सहेली मिल गई थी गौरी के रूप में। राधा चंचल स्वभाव की थी, हंसमुख लड़की थी। अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। जब देवकांत सोमेश को सारी घटना बताता है तो सोमेश उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपना गेटअप चेंज कर लेना चाहिए, यानी कि तुम्हें अपना जो वेशभूषा है उसे बदल लेना चाहिए, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो और अपनी वेशभूषा बदल लो ताकि यहाँ की पुलिस तुम्हें पहचान ना सके। और फिर धीरे धीरे देवकांत फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। कुछ दिन बाद राधा गौरी को बताती है कि आज हमें विद्यालय में ये बताया गया कि 2-3 दिन बाद बापू हमारे शहर में आने वाले हैं। और ये बात सुनकर दोनों सहेलियाँ बड़ी उत्साहित होती हैं कि हम भी बापू से मिलेंगे। गौरी कहती है मैं तो ज़रूर बापू से मिलने जाऊंगी। तो राधा उसे चढ़ाते हुए कहती है कि वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम कैसे उनसे मिल सकती हो। तो गौरी बड़ा इठला कर कहती है मैं अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ बापू से मिलने जाऊंगी। लेकिन फिर समस्या ये आती है कि अगर हम बापू से मिलने जाएंगे तो उन्हें उपहार क्या देंगे, क्योंकि सब लोग उनको सहायता के रूप में कुछ न कुछ देने के लिए लेकर आएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो गौरी कहती है कि मेरे पास एक कन्नी है जो बहुत समय पहले पापा ने मुझे दी थी और वो मैंने बड़े संभाल के रखी है, तो वो एक कन्नी मैं बापू को दे दूंगी। राधा कहती है मेरे पास भी 3 इकन्नियाँ रखी हैं मेरे गुल्लक में, और वो फटाफट गुल्लक से निकाल कर उसे 3 इकन्नियाँ दे देती हैं। अब गौरी के पास 4 इकन्नियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम राशि है सहायता के लिए, क्योंकि देश की आज़ादी के आंदोलन में इन 4 इकन्नियों का क्या छोटा सा योगदान है।
तो दोनों सहेलियां सोचती है कि हम कुछ उपहार खरीद लें, और फिर गौरी फल खरीदने का निर्णय लेती है कि मैं बापू के लिए फल लेकर जाऊंगी। और शाम को जब उसके पिता घर आते हैं तो गौरी अपने पिता को बताती है कि पिताजी, मुझे आप बापू से मिलाने के लिए ले चलेंगे ना, बापू आने वाले हैं। ये सोचकर देवकांत जो है, सुनते ही देवकांत का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। वो घबरा उठता है कि मैं बापू से तो खुद भी मिलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने मुझे वहाँ पकड़ लिया तो फिर से मेरी बेटी जो है अकेली हो जाएगी। तो ये सोचकर वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन गौरी की बात उसे आखिर माननी ही पड़ती है। अपनी बच्ची की खुशी के लिए वो जाने का निर्णय करता है, और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब बापू अमृतसर रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन में बैठकर वहाँ पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। गौरी भी अपने पिता के साथ पहुँचती है। वहाँ भीड़ में अचानक गौरी देवकांत के कंधे से उतरकर उस डब्बे की ओर बढ़ जाती है जिसमें बापू बैठे हुए थे, और वो देखती है कि बापू जो है किताब पढ़ रहे हैं, और उनका एक हाथ ट्रेन की खिड़की के बाहर निकला हुआ है, जिसमें लोग जो भी सहायता के लिए उन्हें दे रहे हैं सामान, कुछ कुछ लोग जेवर गहने दे रहे हैं, कुछ लोग खाने पीने का सामान, कुछ पैसा दे रहे हैं। तो उनको लेकर वो अपने जो जो उनके साथ जो भी सामान था या जो भी झोला था उसमें वो उनको रखते जा रहे हैं। तभी गौरी अचानक बापू को आवाज़ लगाती है, बापू देखिए, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। तो बापू कहते हैं कि ठीक है, लाइए, मुझे दे दीजिए, लाए हो तो गौरी कहती है, नहीं, मैं ऐसे नहीं दूंगी, आपको पहले बाहर आना पड़ेगा, ट्रेन से उतरकर नीचे आना पड़ेगा। तो बापू कैसे बच्चों की बात नहीं माने, बापू तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो बापू तुरंत ट्रेन के डब्बे से नीचे उतर कर आते हैं और कहते हैं, लाइए, अब मुझे आप अपना जो आप लाई हैं वो दे दीजिए। लेकिन बापू कहते हैं कि लेकिन मैं बच्चों से मुफ्त में इस तरह से नहीं ले सकता कोई भी चीज़, तो रुको, मैं अभी आता हूँ। और फिर बापू ट्रेन के अंदर वापस जाते हैं और वहाँ से कुछ मालाएं लेकर आते हैं और मालाएं गौरी के गले में पहना देते हैं। इस बीच में एक घटना और होती है कि जैसे ही बापू से गौरी मिलती है, देवकांत भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और गौरी बड़े गर्व से अपने बापू को अपने पिताजी से मिलाती है, मेरे पिताजी हैं, जैसे कि बहुत पुरानी पहचान हो। तो बापू पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर वो पहचान भी लेते हैं, तुम तो देवकांत हो ना। और जैसे ही ये शब्द गूंजता है, देवकांत को मन ही मन डर लगने लगता है कि कहीं पुलिस वालों के कान में ये शब्द पड़ गया तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इतने में ही गाड़ी चल पड़ती है और बापू चले जाते हैं। तब देवकांत गौरी को समझाते हैं कि बेटा, ये जो बापू ने आपको मालाएं दी हैं, ये जो फूल दिए हैं, ये बड़े अनमोल हैं, ये बापू का आशीर्वाद है, इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। ये आज़ादी के आंदोलन की अनमोल धरोहर है, इन्हें बहुत संभाल कर रखना। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और देवकांत को पकड़ लेती है। देवकांत बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को अपने मित्र के घर का पता बताते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्री को वहाँ छोड़ दीजिए। गौरी जब अपने घर पहुँचती है, अपने पिता के दोस्त के घर, तो वो सारी घटना उन्हें बताती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि पुलिस वाले आखिर देवकांत को पकड़कर ले क्यों गए और कहाँ ले गए। वो फिर से उदास रहने लगती है। जब आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि गौरी बापू से मिलकर आई है तो उसकी शान तो और बढ़ जाती है। लोग उससे मिलने आते हैं। वो बड़े ही अच्छे ढंग से उस पूरे घटनाक्रम को बताती है और उपहार में मिली हुई माला दिखाती है और उसका एक फूल उन्हें उपहार में देती है। इस प्रकार करते करते पूरी माला ख़त्म हो जाती है और सिर्फ एक फूल बचता है। गौरी सोचती है कि नहीं, ये फूल तो मैं किसी को नहीं दूंगी, ये तो मेरे पिताजी के लिए ही मुझे रखना है। और वो अपने पिताजी की एक पुस्तक जो पढ़ा करते थे, उस पुस्तक में उस फूल को छुपा कर रख देती है। कुछ साल बीतते हैं और सोमेश बाबू के बहुत कोशिश करने के बाद 2 साल बाद देवकांत जेल से छूट कर आते हैं। और देवकांत जब घर आते हैं तो गौरी उनसे मिलती है, बहुत खुश होती है और दौड़ कर वो घर के अंदर जाती है और जाकर वो जो पुस्तक थी, जो किताब थी, उसे लेकर आती है और उसमें से उस फूल को निकाल कर अपने पिता को देती है। पिताजी, ये आपके लिए, मैंने बहुत संभाल के रखा था। आपको याद है ना, आपने कहा था कि ये बापू की दी हुई अनमोल भेंट है, इसे संभाल कर रखना। मैंने सारे फूल सबको बांट दिए, लेकिन एक फूल मैंने आपके लिए रखा है, क्योंकि आप भी तो देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान दे रहे हैं, इसलिए ये अनमोल धरोहर, ये एक फूल मैंने आपके लिए रखा है। तो बच्चों, इस तरह से इस पूरी कहानी में, कहानी का जो शीर्षक है एक फूल, इसका हमें महत्व समझ में आता है कि एक फूल के रूप में
बापू की दी हुई उस धरोहर को उस बच्ची ने कितना संभाल कर रखा, कितना उसके मन में सम्मान था अपने पिता के लिए, बापू के लिए, अपने देश के लिए। और यही यही नैतिक मूल्य, यही जीवन मूल्य लेखक हमारे अंदर रोपित करना चाहते हैं। बच्चों, आपको ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य भी यही था और आपके पाठ्यक्रम में इस कहानी को शामिल करने का उद्देश्य भी यही था कि आपके अंदर हमारे देश के जो स्वाधीनता सेनानी हैं, हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने किसी भी प्रकार का योगदान दिया, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनका हम सम्मान करें, उनके आदर्शों को अपने मन में स्थान दें और अपने मन में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना हमेशा जलाए रखें। जैसे उस लड़की गौरी ने उस एक छोटे से फूल को संभाल कर रखा, उसी तरह से हमें भी अपने देश के उन महान आदर्शों को अपने मन में संभाल कर रखना है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। और फिर से मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।